Problem number 4. A 70 kilogram man runs up a hill through a height of 3 meters in 2 seconds. How much work does he do against gravitational field? What is the average power output? एक 70 किलो का आदमी है, पहाड़ी चढ़ रहा है, 3 मीटर की हाइट उसने 2 सेकंड में हासिल कर ली। कितना वर्क हुआ और क्या है पावर? डेटा बनाते हैं जी। मास है 70 किलो और हाइट है 3 मीटर और टाइम जो लग रहा है वो है 2 सेकंड। क्या बताना है? वर्क और क्या बताना है? पावर। ठीक है जी, आसान सा प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्क बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो हम यहाँ पर जो मास दिया गया है 70, जी की वैल्यू है 9.8 और हाइट जो है वो है 3 मीटर। तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 इंटू 9.8 इंटू 3, तो ये आंसर आएगा 20। अभी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, 2058 वर्क का यूनिट जूल। अब हमें पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला भी बहुत आसान है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क आप मालूम कर चुके हैं, वर्क है 2058 और टाइम जो लगा है वो है 2 सेकेंड। 2058 को अगर डिवाइड कर लेंगे हम 2 से तो आंसर आएगा 1029 और पावर का यूनिट होता है वॉट। ठीक है जी, तो आसान सा प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए वो क्या कहता है। A neutron travels a distance of 12 meters in a time interval of 3.6 into 10 power minus 4 seconds. Assuming its speed was constant, find its kinetic energy. Take the mass of neutron 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम। एक न्यूट्रॉन जो है वो 12 मीटर का फासला तय कर लेता है इतने वक्त में, और अगर उसकी रफ्तार कांस्टेंट हो तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है जी, अभी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा, और डेटा में क्या क्या दिया गया है, डिस्टेंस 12 मीटर और टाइम दिया गया है 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकेंड्स, और मास जो है न्यूट्रॉन का वो कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है जी, ये डेटा है जो हमें दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी। देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। एम तो हमारे पास है, वी नहीं है, तो वेलोसिटी पहले हमें मालूम करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी कैसे मालूम होगी? वेलोसिटी यानी स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दी गई है हमें 12 और टाइम दिया गया है 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4। डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करेंगे 3.6 से तो आंसर आएगा 3.33, और ये 10 पावर माइनस 4 इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने से इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, -4 था तो ये हो गया +4। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी हमें नहीं चाहिए, हमें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/2 mv²। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 मास 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितनी है जो अभी हमने निकाली है 3.33 इंटू 10 पावर 4। पूरे पर लगा है स्क्वायर। अच्छा जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 1.67 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो आंसर आएगा 0.835 इंटू 10 पावर माइनस 27। उसके बाद आपको करना है 3.33 का स्क्वायर। इसके लिए भी आप कैलकुलेटर की खिदमत हासिल कर सकते हैं, और आंसर आ रहा है 11.09।
पावर पे अगर पावर आ जाए तो पावर पे पावर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8। अब लास्ट स्टेप के अंदर आपको इन दोनों वैल्यूज को करना है मल्टीप्लाई, जिनके साथ कोई पावर नहीं है, यानी 0.835 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 11.09 से, तो आंसर आएगा 9.25। अब 10 की पावर के साथ क्या करें, देखिए यहाँ पर 10 की पावर है -27 और यहाँ पर 10 की पावर है 8। बेस है हमें तो पावर ऐड कर लेंगे, माइनस के 27 और प्लस के 8, तो इन्हें ऐड करने से आंसर आएगा माइनस का 19। ये आपका आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का जूल में। लेकिन अगर हम इसी जूल को कन्वर्ट करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है, तो जो आमतौर पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी जाती है। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस जूल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कैसे कन्वर्ट होगा, जूल में जो भी वैल्यू आए हमारे पास उसको अगर हम डिवाइड कर लें 1.6 इंटू 10 पावर -19 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो फिर से हम यही जो हमारा आंसर था इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, 9.25 इंटू 10 पावर -19, इसको डिवाइड कर लेंगे हम किससे, 1.6 इंटू 10 पावर -19 से। तो अभी कर लेते हैं डिवाइड, कैलकुलेटर फिर से इस्तेमाल करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 9.25 को 1.6 से, तो आंसर आ रहा है 5.78। अच्छा, इस तरफ 10 पावर -19 नीचे भी है ऊपर भी है, तो ये तो हो गया कैंसिल, से जान छूटी और हमारा आ गया आंसर काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। A stone is thrown vertically upwards and can reach to a height of 10 meter. Find the speed of the stone when it is just 2 meter above the ground. एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, जो मैक्सिमम हाइट उसने हासिल की वो थी 10 मीटर। जब वो सिर्फ 2 मीटर की हाइट पर होगा उस वक्त उसकी रफ्तार क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ से उसको फेंका गया और यहाँ तक वो पहुँचा। ये जो हाइट है वो है 10 मीटर टोटल हाइट, और 2 मीटर की हाइट तक जब वो होगा, यानी चले यहाँ तक, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है। चले, यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, जिसे हम mgh कह लेते हैं। नीचे वाले पॉइंट के ऊपर इसे हम mgx कह लेते हैं। टोटल हाइट यानी h बराबर है 10 मीटर के, और ये जो फासला ये है बराबर x के। अगर इसको हम रिवर्स कर लें, यानी बजाय नीचे से ऊपर फेंकने के हम समझें ऊपर से नीचे आ रही है गेंद, तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी होगी काइनेटिक में उतना ही इजाफा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लें, तो जो जवाब आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा इस पॉइंट के ऊपर। इस चीज़ को बेस बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले डेटा बना लेते हैं। तो आपके पास दो डिस्टेंस है, एक तो मैक्सिमम हाइट यानी h, वो कितना है 10 मीटर, और फिर ये नीचे वाला डिस्टेंस जहाँ पर हमें काइनेटिक जो है वेलोसिटी मालूम करनी है, ये है 2 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी मालूम करनी है तो उसको हम v से शो कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ भाई, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी mgh, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है mgx, इसमें से इसको माइनस कर लें तो हमें पता लग जाएगा कितना लॉस हुआ, यानी mgh माइनस mgx। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं हम, m कॉमन है, वैसे तो g भी कॉमन है, g को भी निकाल सकते हैं, तो mg, बाकी क्या बचा h माइनस x, और यहाँ क्या मौजूद है 1/2 mv²। देखिए इधर भी m है इधर भी m है, तो इससे तो हम जान छुड़ा लेते हैं। बाकी क्या बचा g h माइनस x इज इक्वल टू 1/2 v²। ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ ले आते हैं, 2 इधर 2g हो जाएगा, और आगे है h माइनस x इज इक्वल टू v²। तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2
जी की वैल्यू 9.8, एच कितना है 10 और एक्स है 2, तो एच की जगह पर 10 और एक्स की जगह पर 2 और इधर है वी स्क्वायर। 2 इंटू 9.8, 10 माइनस 2 यानी 8 वी स्क्वायर। 8 इंटू 9.8 इंटू 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 156.8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी वी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और 156.8 बाद में लिख लेते हैं। स्क्वायर खत्म करने के लिए रेडिकल ले लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे रेडिकल लेंगे तो स्क्वायर से रेडिकल खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 156.8 का आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो वो भी आप कैलकुलेटर की मदद से हासिल कर सकते हैं और वो आ रहा है 12.52। वेलोसिटी यानी स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। Potential energy of a body at the top of a building is 200 joules. When it is dropped, its kinetic energy just before striking the ground is 160 joules. Find the work done against the air resistance. अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा जाएगा नीचे की तरफ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर यानी बिल्कुल टॉप के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और बिल्कुल बॉटम पर टकराने से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, चले कह लें अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 100 है, नीचे आते 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 वो कम होती जाएगी और काइनेटिक बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बॉटम पर पोटेंशियल तो 0 हो जाएगी लेकिन काइनेटिक हो जाएगी मैक्सिमम। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दी गई है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर वो कितनी है 200 जूल, और जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 200 होनी चाहिए थी, लेकिन ये कितनी रह गई है 160। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को भी काउंट किया गया है, यानी एयर रेजिस्टेंस ने अपना असर दिखाया और कुछ एनर्जी यहाँ से क्या कर दी, जाया। तो वो जो एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई है वो कितनी थी? कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी जुबानी भी हो सकता है। टोटल 200 थे, 200 ही नीचे होने चाहिए थे लेकिन नीचे 200 नहीं रहे, नीचे 160 रह गए, तो 40 जूल एनर्जी जो है वो अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस वर्क करने के नतीजे में जाया हो गई है। चलिए इसको लिख लेते हैं। डेटा पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी 160 जूल, और हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन या अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत आसान है। आप लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो ऑर्डिनरी केस है उसमें इसी तरह होता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो एयर रेजिस्टेंस को भी शामिल किया हुआ है तो उसके लिए भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो भी हम आगे लिखेंगे। वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हुआ 160 जूल, और वर्क हमें मालूम करना है। 160 को दूसरी तरफ ले आते हैं, इस तरफ आके माइनस का 160 हो जाएगा, 200 में से 160 माइनस किए तो ये आंसर आ गया 40 जूल्स। ठीक है, आसान सा प्रॉब्लम था बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम एनर्जी, 1 ग्राम अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितनी एनर्जी के बराबर होगा? ठीक है जी, तो ये भी बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। हमें सिर्फ डेटा के अंदर एक ही चीज गिवन है और वो है मास 1 ग्राम। अच्छा जी, ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऐसा यूनिट के अंदर। 1 ग्राम बराबर होता है 10 पावर -3 किलोग्राम की। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो उसमें जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछा जा रहा है एनर्जी। सॉल्व करते हैं इसको। आइंस्टाइन की मशहूर ज़माना इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मास दिया है 10 पावर -3,
स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 ऊपर लगा है स्क्वायर 10⁻³ 3 का स्क्वायर 9 और पावर पे अगर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं 8 2 16 9 को पहले लिख लेते हैं 10 के पावर -3 और 10⁻16 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 तो ये आपके पास एनर्जी आ गई। अगर 1 ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी बनेगी 9 × 10⁻13 इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 A 1 kilowatt motor pumps the water from the ground to a height of 10 meter. Find how much liters of water it can pump in 1 hour. एक 1 किलोवाट का पंप है जो कि पानी को जमीन से पहुंचा देता है 10 मीटर की हाइट तक। तो बताना है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी वो पहुंचा देगा ऊपर तक। ठीक है जी, तो डेटा बना लेते हैं। पावर दिया गया है 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और कितनी हाइट तक पानी पहुंचा रहा है 10 मीटर और कितने टाइम में पहुंचा रहा है 1 घंटे के अंदर। तो टाइम आपके पास आ गया 1 आवर। 1 घंटे में होते हैं सेकंड कितने 3636 सेकंड्स। हाउ मच लीटर्स, लीटर्स यानी वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे कि 1 घंटे में कितना पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और इसका जो रेट है एनर्जी बढ़ने का या एनर्जी यूज होने का वो कहलाता है पावर। पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पानी को ऊपर ले जाने के लिए पंप जो वर्क करेगा उससे पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ जाएगी, तो वर्क को हम रिप्लेस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। ठीक है जी, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने पहले वर्क लिखा और फिर वर्क जो है वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पावर हमें दिया गया है 1000, इससे हम निकालेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे मास। तो मास की जगह m, g की जगह g जो है वो 9.8 है और हाइट जो दी गई है वो कितनी है 10 मीटर्स। टाइम जो दिया गया है वो है 3600 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो 3600 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू m, और ये जो 9.8 और 10 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 980। 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 36,0,0,0,0 इतने सारे जीरो हो गए, और ये जो 980 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके करेगा डिवाइड। अब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर सकते हैं। 36,0,0,0 5 जीरो है डिवाइड बाय 980, तो आंसर आ रहा है 3673। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उसने हमसे मास तो मांगा ही नहीं था, तो हमने मास निकाला क्यों। हमने मास निकाला नहीं है, मास तो खुद आ गया क्योंकि फॉर्मूले में तो मास ही है। अब मास को वॉल्यूम कैसे बनाएं, देखें पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मास और वॉल्यूम जो है वो एक ही रहता है, मतलब 1 किलो पानी का वॉल्यूम 1 लीटर ही होता है। तो 100 किलो पानी होगा तो उसका वॉल्यूम 100 लीटर ही रहेगा, और यहाँ पर जो मास है वो है 3673 किलो, तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा 3673 लीटर ही रहेगा। लेकिन फिर भी पानी के अलावा कोई और सब्सटेंस हो फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं ना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है और डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी कितनी है, पानी की डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर लीटर, यहाँ लिख भी सकते हो आप, डेटा के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर बराबर होती है 1 किलोग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर पानी का मास कितना होगा 1 किलो होगा, या यूं कह लें 1 किलो पानी का वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर होगा। तो पानी की डेंसिटी हो गई 1, मास हमें जो अभी निकाला हमने वो कितना है 3673 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे डिवाइड करा इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, v इंटू 1 v ही रहेगा। तो क्या आंसर आ गया 3673 लीटर्स। तो आपने देखा पानी का मास और पानी का वॉल्यूम सेम है,
तो अगर आपको पूरा सॉल्व नहीं भी करना आप तो यहीं पर क्विकली जो है वो आंसर लिख सकते थे, लेकिन अगर पानी के अलावा कोई और सब्सटेंस होता तो उसकी डेंसिटी इस्तेमाल करते तो फिर सेम जवाब नहीं आता। अच्छा जी, 10वां सवाल हमारे पास जी, माय फेवरेट। A rocket of mass 2 kg is launched in air when it attains height of 15 meter. The 400 joules of its chemical fuel burns. Find the speed of rocket at maximum height. एक रॉकेट है जो कि शादी ब्याह के मौके पर छोड़े जाते हैं, वो वाला रॉकेट है, क्योंकि 2 किलो का है भाई। और जब इसको छोड़ा गया तो ये 15 मीटर की हाइट तक पहुंचा और इस काम के लिए उसने 400 जूल केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया। उसमें बारूद भरा होता है और बारूद जलता है, उससे पैदा होती है केमिकल एनर्जी और उसके नतीजे में वो हाइट अचीव करता है, रफ्तार अचीव करता है। तो उस हाइट पर यानी 15 मीटर की हाइट पर उसकी स्पीड कितनी है पूछ रहा है। तो देखें, जब वैसे हमें पता है अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और पोटेंशियल बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो केमिकल को बर्न करने से मिल रही है, तो ऊपर जाते हुए उसकी रफ्तार भी बढ़ रही है और हाइट दोनों बढ़ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, और ये दोनों एनर्जी उसको मिल रही है केमिकल एनर्जी से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मास दिया गया है 2 किलोग्राम और हाइट दी गई है 15 मीटर, और जो एनर्जी खर्च हुई है केमिकल को बर्न करके वो हुई है 400 जूल। ठीक है जी, स्पीड आपसे पूछी जा रही है। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही आसान, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जो 2 फॉर्म में मिल रही है वो कौन कौन सी हैं? रॉकेट की रफ्तार बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी, रॉकेट की हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों मिल रही है किससे? केमिकल एनर्जी से। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। केमिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो उसने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो? 400। बाकी डेटा भी पुट कर लेते हैं। 1/2, मास दिया गया है 2 किलोग्राम, वेलोसिटी मालूम करनी है, मास दिया गया है 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 9.8, हाइट दी गई है 15 मीटर, और ये है 400। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, v², 15 2 से 30, और 30 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 9.8 से तो आंसर आ रहा है 294। दूसरी तरफ है 400, 294 को उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 400 में से 294 माइनस किए तो बचा 106, और 106 को ले आते हैं हम स्क्वायर रूट के अंदर। 106 का स्क्वायर रूट आएगा, अभी देख लेते हैं क्या आएगा। 10 पॉइंट समथिंग ही आना है इसको, 10.29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये सवाल भी हो गया। और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है प्रॉब्लम नंबर 11, और इसमें कह रहा है फिर से एक पंप है पानी का जो कि 500 ग्राम पानी को 1 मिनट में 120 मीटर की हाइट तक पहुंचा देता है। अगर मोटर 50% एफिशिएंट हो तो बताओ उसको कितना इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। ठीक है जी, तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें क्या क्या दिया गया है? एक तो मास दिया गया है 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो यानी 0.5 किलोग्राम, और टाइम दिया गया है पर मिनट यानी 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। यूनिट कन्वर्ट करना जरूरी है वरना जवाब में गड़बड़ हो सकती है। और हाइट जो उसने हासिल की है 120 मीटर, यानी ये पंप आधा किलो पानी को 60 सेकेंड में 120 मीटर की हाइट तक पहुंचा रहा है। अगर ये मोटर 50% एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं, ये ईटा है 50%, परसेंट मतलब 50/100, तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0.5। इनपुट पावर पूछ रहा है तो हम इनपुट पावर के लिए पी इन लिख लेते हैं। तो इनपुट पावर कैसे निकलेगा? पहले तो हम आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। आउटपुट पावर आ जाएगा तो फिर हम एफिशिएंसी के फॉर्मूले से इनपुट पावर भी निकाल लेंगे। तो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क यहाँ पर स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। तो इसमें हम तमाम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मास दिया गया है 0.5, जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन चलें राउंड ऑफ करके हम 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और हाइट दी गई है 120, और टाइम जो है वो दिया गया है 60 सेकेंड्स। तो देखें जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हमने यहाँ 10 ले ली है, उससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा बहुत।
तो ये 60 1 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। अच्छा जी, ये पावर जो है ना, ये आउटपुट पावर है जो हमने निकाला है, क्योंकि पानी पहुंच गया छत पर। आउटपुट पावर नहीं पूछा, उसने हमसे इनपुट पावर पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम लगाएंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। एफिशिएंसी दी हुई है 0.5, आउटपुट पावर अभी हमने निकाल लिया, कितना था 10, और इनपुट पावर हमें मालूम करना है। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, पावर इनपुट को इधर ले जाते हैं, 0.5 को इधर ले आते हैं, तो पावर इनपुट बराबर हो गया 10/0.5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 10 को 0.5 से तो आंसर आएगा 20 वाट। ठीक है जी, तो ये चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए।